गुड आफ्टरनून हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 7 भेड़ाघाट के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हम आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से लेखक ने भेड़ाघाट के बारे में सचित्र वर्णन करते हुए हमें स्पष्ट किया, हमें बताया कि भेड़ाघाट जबलपुर से 13 किलोमीटर दूर है और लगभग आधे घंटे में मीरगंज स्टेशन पर पहुंचना रहता है। और 11 मील पहुंचने के बाद जब लेखक वहां स्टेशन पे पहुंचे तो उन्हें 3 अंग्रेज़ मिले और वो आप साथ में चलने लगे। फिर उन्होंने भेड़ाघाट के बारे में क्या बताया कि यहाँ पर ऊंची इसकी जो नर्मदा का किनारा है, नर्मदा नदी वहाँ पर बहती है और जो नर्मदा का किनारा है वहाँ ऊंचे संगमरमर के क्या है, पर्वत है, जो अपनी अलग ही सौंदर्य को स्पष्ट करते हैं। जब इस पर क्या होता है, इन चट्टानों पर सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसमों में ये अलग अलग तरह से प्रतीत होती है। भृगु ऋषि यहाँ पर तपस्या किया करते थे और चट्टानों के निर्मल और सुंदर स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है कि वे ऋषि आज भी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदनी है, यानी चांदी से चमक उठी है। यहाँ से मील भर ऊपर बहती हुई नर्मदा धुआंधार प्रपात बनाती हुई नीचे क्या हो रही है, गिर रही है। तब उसने, उसकी मछलियों और मगरमच्छ ने यह सोचा ही ना होगा, तब यहाँ की जो मगरमच्छ है और मछलियाँ, उन्होंने सोचा ही ना होगा कि इसके उस मधुर और सुंदर पतन के पश्चात ही संगमरमर की 2 विशाल भुजाएं उसे गोद में लेकर खड़ी हो जाएंगी। ऐसा क्या मानो प्रतीत होता है कि जो मछलियाँ और मगरमच्छ है वो, उनको गोद में कौन ले लेगा, यहाँ की संगमरमर की लंबी लंबी भुजाएं। जो दुलार उसने अपने जन्मदाता अमरकंटक से ना पाया, जो नदी नर्मदा नदी है, आप सभी को पता है कि अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, तो वहाँ उसने जो गोद का इसने नहीं पाया था, जो दुलार नहीं पाया था, वो इसने और दुलार उसे यहाँ आकर मिलता है। संगमरमर की चट्टानें उसे यह सब देती है। सतपुड़ा की संगमरमर की जो चट्टानें हैं उसे स्नेह और दुलार देती हैं। उस समय ऊपर नीला आसमान मानो कुछ नहीं मालूम होता। सतपुड़ा के निर्मित संगमरमर के इस गौरव शिखर पर खड़े होकर लगता है विधाता को चुनौती भेज दे कि करो कोशिश, ऐसा एक सा बनाकर दिखाओ भला। दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं। इस समय नदी नर्मदा का नीचे की ओर फिसलते जाना, दृढ़ के सामने तरलता की यह लाचारी निष्काम होकर भी कितनी शोभाधाम होती है। नर्मदा रुकती नहीं बल्कि बहती जाती है और उसका बहता हुआ स्वरूप भी हमें बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। उसकी शोभा को 4 चांद लगा देता है। लगता है जो जन सेवा के लिए नीचे गिरना स्वीकृत करती है। ऐसा लगता है कि वो लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए क्या हो रही है, नीचे गिर रही है। इसके अलावा यहाँ पर क्या दिया है कि उन्हें शोभा धाम में ऐसे ही हाथ संभाल लिया करते हैं। संगमरमर के ऊपर हरी घास और घास पात जब लहराते हैं तो जी ने कहा, क्या यह कुल कलंक यहाँ भी आ गया। तभी चट्टान मानो बोल उठी, बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। ऐसा यहाँ पर लेखक ने लिखा कि मेरी विशालता की शोभा है कि मेरे सिर पर ऐसी घास उग रही है। किसके सिर पर, जो चट्टानें हैं उनके सिरे पर घास पात आ जाती है। नगण्य तुम हो जो उनका मूल्य नहीं कूद पाते। तुम थोड़ी देर के लिए भेड़ाघाट देखने आए हो। इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते ही मिट जाएंगे। वो थोड़ी देर के लिए हैं वो घास फूस, फिर क्या होगा, उनका भी अंत हो जाएगा, वो भी मिट जाएंगी।
नर्मदा के उस पावन स्थान के विषय में जब मैंने वहाँ खेलते हुए ग्रामीण बच्चों से पूछा कि इसे क्या कहते हैं, तो कानों में बाले पहने हुए, टोपी लगाए हुए एक फूले गालों के बच्चे ने बताया, जा तो दूध धाला आए, दूध धारा आए। मतलब इसका नाम क्या है? दूध धारा है। मतलब वो धारा जब ऊपर से नीचे की तरफ पानी की जो धारा है जब गिरती है तो ऐसी लगती है जैसे दूध की धारा गिर रही है। जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई देता है। इसलिए जब जोर का घर्षण हो तो जीवन भी दूध जैसा उजला क्यों ना हो जाए। दूध धारा के पास जो लोग स्नान करने आते हैं, लगता है श्रीधर पाठक की ये पंक्तियाँ जो कश्मीर की शोभा के लिए कही जा रही है, यहाँ जी उठती है। वो पंक्तियाँ क्या है? प्रकृति यहाँ एकांत बैठी, निज रूप संवारती, पल पल पलकती भेष, झलकी छन छन छवि धारती, मानो जादू भरी विश्व बाजीगरी थेली, खेलत में खुल परी, शेल के सिर पर पैली। हिमालय की जो बर्फीली चोटियों पर जब नज़र डालते हैं तो वो छल रही है, गल रही है। एक सफ़ेदी यहाँ भी है जो गलती से ढलती नहीं है। नर्मदा चाहे कितनी भी मर के, किंतु वह मरती नहीं है। कितनी भी जगह से वो बहती भी आ जाए लेकिन उसका अंत नहीं होता, वो हमेशा बहती रहती है। शताब्दियों से इसे अमर ही देखा गया है और इसे अमर ही देखेगी। बेचारा भूगोल उस दिन मुझसे कहने लगा, यह मंडला जिले में नहीं है, आप निकट से जबलपुर जिले से भले ही आए हो, किंतु यह जबलपुर जिले में भी नहीं है। संगमरमर की गोद में यह धारा सिवनी जिले में बह रही है। कौन से जिले में बहती है? सिवनी जिले में। किनारे पर मंदिर भी है, धर्मशाला भी है, किंतु मन तो उस कृष्णत्व के साथ खेल रहा था जो सतपुड़ा की संगमरमरी गोद में अपनी श्यामता का गौरव बिखेर रहा था। मेरा मन तो कहाँ था, लेखक का मन कहाँ था? उन्हीं संगमरमर की चट्टानों के बीच जो नर्मदा नदी बह रही थी वो उसे आकर्षित कर रही थी। भेड़ाघाट देखने के बाद ऐसा लगा कि यह तो गनीमत है कि मीरगंज से भेड़ाघाट तक पक्की सड़क है, किंतु यदि कच्ची भी होती तो बहुत ही आनंद आता, उसकी बात ही अलग होती। जब नर्मदा नीचे को बहती है तो मन ऊपर को किसने ढूंढने जा रहा है। वह नर्मदा के सौंदर्य के साथ बहकर भी भीग क्यों नहीं उठा। भेड़ाघाट की छोटी सी पहाड़ी पर एक तो गौरी शंकर जी का मंदिर है, 64 योगिनी का मंदिर है। दूध धारा के जलप्रपात का घर घर शब्द गौरी शंकर के मंदिर में बैठकर दिन में भी आप नहीं सुन सकते। इस बदनसीब प्रकाश ने मानव को दिया बहुत कम है, उससे लिया बहुत अधिक है। रात हुई, माना कि पक्षी घोंसले में सो गए, किंतु उसने उनसे भी ऊपर नए चमकने लगे। ना रात है, मानो सन्नाटा पहरे पर है। उस समय क्या हो गया था? जब सूरज डूब गया था और पूरी तरफ सन्नाटा छा गया था। वायु दूध धारा का घर घर शब्द लेती है, वो धारा वैसी की वैसी बहती नजर आती है। गौरी शंकर के मंदिर में पड़े हुए यात्री के कानों में ईमानदारी से पहुंचाती जाती है। उनकी घर घर की आवाज़ गौरी शंकर के मंदिर तक भी सभी आप आसानी से सुन सकते हैं। इस जंगल में मंदिर कैसे बन गया? नथ बना देने वाले को देवियाँ याद रखती है, नाक बनाने वाले को भूल जाती है। हमेशा जो नथ बनाने वाली है उसको देवियाँ याद रखती हैं, स्त्रियाँ याद रखती है, लेकिन किसको भूल जाती है? नाक को भूल जाती है। मानो नाक पाना उनका अधिकार था, नथ देना किसी दूसरे का अधिकार है। सो यह पूछने की तबीयत नहीं चाहती कि संगमरमर की चट्टानों की गोद में नर्मदा की धारा कब आई और कैसे आई, किंतु इतिहास की कुरेदन से यह क्यों ना पूछा जाए। कहो भाई, यह मंदिर किसने बनवाया? जो गौरी शंकर का मंदिर है वो यहाँ पर किसने बनवाया? सुनते हैं त्रिपुरी राजघराने के महाराज करणदेव की महारानी अल्हणा देवी ने संवत 1155-56 विक्रमादित्य ने उसे बनवाया था। गत 850 वर्षों से दूध धारा का स्वर इस मंदिर में बराबर सुनाई दे रहा है। कितने वर्षों से? 850 वर्षों, 800। मूर्ति पर हमारे प्रमाणों के चिन्हित न हो नर्मदा के स्वरों की इस तरह मूर्ति पर अवश्य जमी हुई होगी।
तो ऐसा सौंदर्य का जो मार्मिक स्मरण है, जो यादें हैं, वो केवल हमें माखनलाल चतुर्वेदी जी के लेखन में ही मिलती है। इन्होंने भेड़ा घाट का बहुत ही सजीव और सचित्र जो वर्णन किया है, ऐसा लगता है मानो हम उसी जगह पर चले गए हों। आप सबको यहाँ तक इस पाठ को पढ़ना है और समझना है।